हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे इन्वेंट्री की। देखिए, कभी किसी कंपनी को अगर हम ट्रैक करते हैं तो इन्वेंट्री जो उसमें जो होती है उस कंपनी की, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। और ऐसा नहीं है कि हम इन्वेंट्री को अंडर एस्टिमेट कर दें या उसकी तरफ ध्यान ना दें। तो इन्वेंट्री दोनों तरह की हो सकती है, खराब भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। तो ये बिजनेस मॉडल के ऊपर निर्भर करता है। हर इन्वेंट्री की जो बढ़ी हुई इन्वेंट्री होती है वो हर किसी कंपनी की खराब नहीं होती है, और ना ही कम इन्वेंट्री जो है अच्छी होती है किसी कंपनी की। तो ये बिजनेस टू बिजनेस निर्भर करता है कि किस प्रकार का कंपनी का बिजनेस है और किस प्रकार का मॉडल है। तो जिस प्रकार की कंपनी है उसका जो मॉडल है उसके हिसाब से जो इन्वेंट्री होती है वो गुड और बैड हो सकती है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इन्वेंट्री अच्छी कब होती है और खराब कब होती है। तो इसको समझना बहुत जरूरी होती है। कभी कभी जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अगर किसी कंपनी का इन्वेंट्री बढ़ गया तो वो खराब। ऐसा नहीं होता, हर बढ़ी हुई इन्वेंट्री खराब नहीं होती है। तो आज इसी पे डिस्कस करते हैं और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको चीजें और अच्छे से समझनी है तो आप जब भी मैं कोई वीडियो मेरा सुने तो आप मतलब कॉपी और पेन लेके बैठे तो आप कुछ चीजें लिख लेंगे तो वो ज्यादा बेटर हो सकता है, जिससे और अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ। हम केवल जो है रिसर्च एनालिसिस के आधार पर जो इक्विटी रिसर्च होता है उसमें बहुत सारी कंपनी को ट्रैक करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी होती हैं। क्योंकि एक्टिव इन्वेस्टिंग जो होती है वो चीजें को लगातार कंटिन्यूअस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बार बार चर्निंग करनी होती है। क्योंकि इस समय Q2 FY26 के रिजल्ट आ रहे हैं और इसमें देखना बहुत जरूरी है। तो ये सावधानी पूर्वक हमें सारे काम करने चाहिए। तो ये समझ लीजिए, और ना ही मेरे कहने से स्टॉक को बाय करना और ना ही किसी दूसरे के कहने से, जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर टीवी पे हैं और सोशल मीडिया पे हैं। तो जो चीजें आपको मतलब बिना जान पड़ताल के किसी स्टॉक को बाय और सेल नहीं करना है, क्योंकि पैसा बहुत हार्ड एंड मनी होता है और इसको ऐसे ही नहीं निवेश करना है जिससे आपके पैसे से उस पैसे से आपके परिवार के सपने जुड़े होते हैं। और अगर आप यंग हैं और परिवार में मेन मेंबर हैं तो आपकी जो फैमिली है, पिताजी है, माताजी है, बच्चे हैं, वो पैसा उनके लिए है, उनके सपने पूरा करने के लिए। तो आप जब आप चीजें सीख जाए और एक एक्टिव इन्वेस्टर बन जाए तब फिर काम करिए और बहुत सारा पैसा कमाइए। कोई दिक्कत, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, बस सीखने में समय दीजिए। जब हम हाई स्कूल पास करने में 10 साल लगा देते हैं और कोई भी डिग्री BA करने में 3 साल लगा देते हैं, तो एक्टिव इन्वेस्टिंग सीखने कम से कम 90 दिन तो दीजिए, प्रैक्टिस करिए। मेरे चैनल पर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई जो आप देख सकते हैं। तो आपको जो चीज जरूरत हो वो देख सकते हैं। बस एक चीज नहीं मिलेगी आपको मेरे चैनल पे, वो है डेरिवेटिव, ऑप्शन एंड फ्यूचर और इंटरडे ट्रेड। मैं इस पे काम नहीं करता हूँ क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है, टाइम टेकिंग वाला होता है और इससे एंजाइटी बहुत होती है। तो लोगों की, हमें सबको, रिटेलर को समझना चाहिए कि हमारा जो जीवन है वो महत्वपूर्ण है, हमारी जो हेल्थ है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हेल्थ है तो वेल्थ है और हेल्थ है तो सब कुछ है। इस बात को ध्यान रखें। एंजाइटी कर करके हम अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। हम एक लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं सभी लोग, और इक्विटी मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। मतलब टेंशन लेके रात को नींद हराम नहीं करनी है हमको इंट्राडे ट्रेड करके, और मतलब जो डेरिवेटिव मार्केट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन करके, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें रातों रात अमीर नहीं होना, धीरे धीरे अमीर होना है। तो इस बात का ध्यान रखें, आप एक बढ़िया रिच पर्सन बने, वो भी धीरे धीरे। धीरे का मतलब इतने भी धीरे नहीं, अगर एक्टिव इन्वेस्टिंग करते तो बहुत जल्दी, मतलब कहने का मतलब। तो डेरिवेटिव मार्केट तो बहुत लंबा शॉर्टकट है, उससे तो दूर ही रहे, वो बहुत तगड़ी गैम्बलिंग है। वो रिटेलर के लिए तो बना ही नहीं है, वो तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया वो हैश करने का एक तरीका है, लोग उसमें खामखा ट्रेड करते हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री जो होती है, आपको पता हो, इन्वेंट्री का सीधा सीधा मतलब होता है कि जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो पहले तो ये समझ लीजिए, दो प्रकार की कंपनियां होती हैं। एक तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और दूसरी कंपनियां सर्विस प्रोवाइडर होती है। सर्विस प्रोवाइडर मतलब अपने एक्सपर्ट के द्वारा, अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। तो उनका इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे एजुकेशन से संबंधित जो भी कंपनियां हैं, जो एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, जो लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराते हैं, तो इस प्रकार की जो कंपनियां, या ऑनलाइन जो कस्टमर्स है उनके सॉल्यूशन देते हैं, बहुत सारे
कंपनियां हैं इस प्रकार की जो सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनका इन्वेंट्री से कोई लेने देना नहीं होता। अब बात आती है कि कौन सी कंपनियां होती हैं जिसमें इन्वेंट्री का जिक्र होता है। आप उनकी जो भी डॉक्यूमेंट्स देखेंगे उनमें इन्वेंट्री का जिक्र आता है। वैसे इन्वेंट्री जो पार्ट होता है वो जो होता है करंट एसेट का पार्ट होता है। करंट एसेट का पार्ट जो कि 1 ईयर से 12 मंथ से कम का पीरियड होता है उसमें इन्वेंट्री काउंट होती है और वो भी करंट एसेट का पार्ट है। तो इन्वेंट्री को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आपको ये चीज समझ आ गई कि जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उनका इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं होता है। उन कंपनियों की बात करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती है और अपने पास, देखिए इन्वेंट्री में दो तरह की चीजें होती हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां वो इन्वेंट्री में दो तरह की चीजें रखती है। एक तो रॉ मटेरियल की एंट्री रखती है, इन्वेंट्री रखते हैं, और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग तैयार माल है उसका इन्वेंट्री रखते हैं। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो कुछ कंपनियों के ऐसे बिजनेस होते हैं जैसे कि अगर मान के चलो कोई कंपनी है, अगर उसे भाई उसका जो सीजन है, मतलब सीजन का मतलब है कुछ ऐसा रॉ मटेरियल होता है जो सीजनलिटी पे निर्भर करता है। अगर किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल है उसको जो चाहिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, यदि वो सीजनली है, जैसे मैं एक चीज बता दूं यहाँ, इस चीज और समझना बहुत जरूरी है। देखिए कुछ जो रॉ मटेरियल होते हैं वो 12 महीने 300 दिन मिलते हैं, ये बात तो आप जानते हैं कि कुछ रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनसे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है वो 12 महीने 300 दिन मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। और कुछ मटेरियल रॉ मटेरियल ऐसा होता है जो एक सीजन पे ही मिलता है और फिर वो सीजन खत्म हो जाता है उसके बाद नहीं मिलता। तो कंपनियां क्या करती हैं कि जब सीजन होता है उसका जो उनको चाहिए रॉ मटेरियल, तो जब उनको वो मटेरियल चाहिए वो ज्यादातर जो इस प्रकार का जो सीजनल जो रॉ मटेरियल होता है वो एफएमसीजी कंपनी को चाहिए होता है। एफएमसीजी कंपनियां क्या होती हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या और फॉरेस्ट संबंधित कोई प्रोडक्ट है या किसी प्रकार का सीड्स है, तो वो 12 महीने 30 तो मिल नहीं सकता, वो उसका एक सीजन होता है, उसी सीजन में वो उसका प्रोडक्शन होता है। जब प्रोडक्शन होता है तो कंपनियां क्या करती है, प्रयास करती है कि उस कंपनी को उस माल को अपनी इन्वेंट्री में रखें, क्योंकि भविष्य में क्या होता है जब उसका प्रोडक्शन होता है। अब फॉर एग्जाम्पल समझ लो, मैं आपको बता दूं, आप समझिए कि यदि मान लो कोई फ्लोर आटा बनाने वाली कंपनी है, तो यदि उसने गेहूं के सीजन में गेहूं खरीद के नहीं रखा तो वो आटा कैसे बनाएगी। बाकी जो समय है उसमें कैसे जो आटा है या बिस्किट है या सूजी है या जो भी मैदा है या जो भी आटे से बनने वाले आइटम्स है उनको कैसे बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हर महीने इन्वेंट्री खरीदेगी और मतलब मटेरियल खरीदेगी, रॉ मटेरियल फिर इन्वेंट्री में रखेगी तब जाके करेगी। तो उसमें क्या होगा कि प्राइस बढ़ गया रॉ मटेरियल का, तो क्या होगा, तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट जो गिर जाएगा। तो प्रोडक्शन तो कंपनी का प्रयास रहता है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है उसको कम रखा जाए, इसलिए वो अपनी इन्वेंट्री क्या करती है, जो एफएमसीजी कंपनियां होती हैं इन्वेंट्री में जो रॉ मटेरियल है वो खरीद के रखना चाहती है। दूसरी बात करें, जो एफएमसीजी ऐसी कंपनी जैसे कोई जो मस्टर्ड ऑयल का प्रोडक्शन करना है, मस्टर्ड ऑयल तैयार, तो मस्टर्ड को जो सीजन होता है तो मस्टर्ड को खरीद कर रखना पड़ेगा ना गोदाम पे। जैसे अडानी बिल्मर की बात करें या और भी कंपनियां हैं बहुत सारी जो काम करती है, तो अगर उसने रॉ मटेरियल खरीद कर नहीं रखा तो फिर बताइए उसका जो मस्टर्ड ऑयल है उसका प्रोडक्शन कैसे करेगी, उसकी पैकेजिंग कैसे करेगी। तो और भी बहुत सारे, जैसे कॉफी का सीड्स है, कॉफी वाली कंपनियां है जैसे विंटेज कॉफी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो जो मटेरियल है रॉ मटेरियल वो तो खरीद कर रखना पड़ेगा ना। और भी जैसे मनोरमा इंडस्ट्री है, मनोरमा इंडस्ट्री भी एफएमसीजी कंपनी है, तो वो भी जैसे कुछ उसका सीड्स का कुछ चीजें हैं, जैसे मैंगो का सीड्स है और भी कई सीड्स है जिसकी आवश्यकता होती है। तो अफ्रीकन कंट्री है उनमें उन्होंने कुछ मतलब किया है इन्वेंट्री, मतलब उनकी बड़ी हुई चल रही है, तो इनकी इन्वेंट्री में आपको देखना पड़ेगा। तो वो सीड्स है वो सीजनल है, अगर उसको नहीं खरीदा तो क्या होगा, भाई खरीद कर नहीं रखा स्टोर में तो वो मतलब आउट ऑफ सीजन पे मिलेगा नहीं, जब मिलेगा नहीं तो फिर उसका मिलेगा तो प्राइस हाइक हो जाएगा, जब हाइक हो जाएगा तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि जितनी एफएमसीजी कंपनियां होती हैं उनको जो रॉ मटेरियल होता है उसकी इन्वेंट्री रखना अनिवार्य होता है। 12 महीना मतलब पूरे 4 क्वार्टर में बिजनेस करना है और एक क्वार्टर सीजन होता है उस किसी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल का, तो उस सीजन में उस 3 महीने में उन्हें वो इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे तो वो जो मैनेजमेंट है वो प्रॉमिस कैसे करेगा कि हम इतना प्रोडक्शन करेंगे और मार्केट कैप्चर करेंगे, अपना बिजनेस का एक्सपेंशन करेंगे या उपलब्ध कराएंगे, तो ये नहीं कर पाएंगे ना आप। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जो एफएमसीजी कंपनियां होती है वो रॉ मटेरियल को अपनी इन्वेंट्री में खरीद कर रखती है, जिससे उनकी इन्वेंट्री बढ़ी हुई रहती है। ये बात समझ में आ गई। अब आती है जो और मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां, अगर उनका रॉ मटेरियल नहीं मिलता है सीजन पे, अगर 12 महीने 300 दिन मिलता है तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है कि वहां से माल आया इन्वेंट्री में आ गया रॉ मटेरियल का,
तो इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन का जो रहता है, बाकी उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि भाई हम पहले से करके पहले एडवांस में पेमेंट करते हैं, दोनों चीजें होती हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं आती। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यदि किसी कंपनी का जो रॉ मटेरियल इन्वेंटरी बढ़ा हुआ है तो उस कंपनी का बिजनेस देखिए कि उसका बिजनेस किस प्रकार का है। यदि जो सीजनली अगर इन्वेंटरी का जो रॉ मटेरियल मिलता है और उसकी इन्वेंटरी में बहुत सारा माल है रॉ मटेरियल, तो वो बैड नहीं है, वो बैड नहीं है। उस प्रकार की अगर मतलब इन्वेंटरी है तो वो गुड है, वो गुड है। क्यों गुड है? क्योंकि उन्होंने जो 3 महीना था उस कंपनी के पास जितना पैसा था, कैश था, उसने उस कैश का इस्तेमाल कहाँ किया? इन्वेंटरी में किया, क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदा और अपनी इन्वेंटरी में अपने गोदाम में रख लिया, जिसकी वजह से जहां भी उनके प्लांट है 12 महीने 300 दिन वहां मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो भी एफएमसीजी कंपनियां काम करती है। अब बात आती है दूसरी जो नॉन एफएमसीजी कंपनियां, जैसे जैसे एसी बनाने कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी होगी, कॉपी पेंसिल बनाने वाली कंपनी होगी, तो जो भी कंपनियां, तो रॉ मटेरियल तो उन्हें भी रखना पड़ता है। अब कुछ रॉ मटेरियल ऐसा होता है जो 12 महीने 300 दिन मिलता है, तो उधर इन्वेंटरी में माल आता रहता है और उधर मैन्युफैक्चरिंग होती रहती है, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन किसी एफएमसीजी कंपनी के इन्वेंटरी में अगर रॉ मटेरियल बढ़ा हुआ है तो उसको खराब नहीं माना जाता, अच्छा माना जाता। ये बात आप ध्यान रखिए। और यदि किसी कंपनी के पास ज्यादा कैश है और तो और भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग 12 महीने 300 दिन भी मिलता है माल, अगर वो पहले से स्टॉक में रख लेती है तो उससे कॉन्फिडेंस हो जाता है। जैसे कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, जैसे केमिकल की बात करें तो केमिकल बहुत सारा चाइना से आता है। अब मान चलो कोई कंपनी में पैसा है, फार्मा कंपनी, अगर वो माल उठा के रख लेती है अपनी इन्वेंटरी में, उसे मालूम है भविष्य में चाइना के साथ कोई रिलेशन खराब होगा, कोई और वॉर हो गया, कोई प्रॉब्लम होगी, तो क्या करेंगे? तो जो स्मार्ट कंपनियां होती हैं जिनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग कैश होता है, वो क्या कहते हैं, एडवांस में 1 साल के लिए 6 महीने के लिए इन्वेंटरी में अपना रॉ मटेरियल लेकर डाल देते हैं, और इससे आपको दिखता है कि जो रॉ इनका इन्वेंटरी बढ़ा हुआ है। तो इसका इस प्रकार की कंपनियां जो स्मार्ट कंपनियां होती हैं, स्मार्ट वर्कर होते हैं, स्मार्ट मैनेजमेंट होता है, वो जो अपना रॉ मटेरियल एडवांस में खरीद के रखता है और फिर पूरे साल काम करता है, कोई इससे दिक्कत नहीं आती। तो पहली बात तो ये होगी कि अगर रॉ मटेरियल किसी कंपनी के इन्वेंटरी में है और वो बढ़ी हुई है तो वो बैड नहीं है। अब बैड कौन सा होता है मैं आपको बताता हूँ, तो वो बैड नहीं है। दूसरी चीज है एक सीजनलिटी होती है, उस पर भी समझ लीजिए, सीजनलिटी के आधार पर भी इन्वेंटरी बढ़ जाती है। जैसे हम एसी और फ्रिज की बात करें, एसी, फ्रिज, कूलर, तो जितने भी जो गर्मी में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट है, और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो भी बाकी चीजें अंडरस्टैंडिंग है आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना थॉट प्रोसेस भी लगाए, क्योंकि जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे किसी चीज में, थॉट प्रोसेस नहीं लगाएंगे, तब तक अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है। तो मैं एक चीज बता सकता हूँ, 2 एग्जाम्पल बता सकता हूँ, बाकी तो सारी चीजें जो एग्जाम्पल है, सारी चीजें जो कनेक्टिविटी है, वो आपको मर्ज करनी पड़ेगी, तो सारी चीजों को लिंक करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं भाई सीजन की बात करते हैं, तो सीजनलिटी की अगर बात करें तो हम जैसे एसी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, तो इस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं, अब आप समझिए कि आप देखेंगे कि जो कंपनियां हैं उनको आप देखिए कि मान के चलिए अब जैसे अभी जो सीजन शुरू हुआ, अब ठंड आने वाली है, अभी एसी की जरूरत नहीं है, तो मार्केट में कोई बंदा पंखा, एसी, कूलर, फ्रिज खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। इस समय सबसे ज्यादा डिमांड कम होगी, केवल फ्रिज की डिमांड हो सकती है कि सब्जी वगैरह कुछ रखना हो तो बहुत ज्यादा नीडी होगा तभी बंदा खरीदेगा, लेकिन पीक की बात करें तो पीक है, डिमांड नहीं। हालांकि इस समय भाई जैसे सीजन था इसका दीपावली तक हम मानते हैं, दीपावली तक मेन सीजन रहता है, कुछ लोग ऑफ सीजन में भी चीजें खरीद रखते हैं, तो डिस्काउंट में मिल रही होती है, तो ये दीपावली का जो लास्ट सीजन है, दीपावली के बाद अगर हम बात करें तो जितने भी जो इन्वेंट्री थी, जितनी मैक्सिमम इन्वेंट्री अगर होती है एसी, फ्रिज, इनकी तो बिक जाती है इस समय। अब मान चलो इनकी इन्वेंट्री नहीं बिकती है, अगर नहीं बिकती है तो क्या होता है, वो फिर बैड, मतलब अगर कोई कंपनी नहीं बेच पा रही है अपना माल ऐसे सीजन पे और फिर भी उनकी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा बढ़ी हुई, तो वो खराब। उसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे मैं पहले बताता, अभी भी बताता हूं, बाद में डिस्कस करूंगा। उसके पीछे कारण होता है पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ का, मतलब अगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा नहीं है तो उसकी इन्वेंट्री फिर भी नहीं बिकेगी। जैसे हम एलजी की बात करें, एलजी बहुत बढ़िया कंपनी है, कोई दो राय नहीं, उसका ग्रोथ रेट 15% के लगभग, उसका अभी आईपीओ आया, उसका आईपीओ ऊपर नहीं जा पा रहा है, जहां लिस्ट पे मतलब जहां लिस्ट हुआ वहीं आसपास घूम रहे हैं। तो क्यों घूम रहा है, क्योंकि अगर उसमें पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ होता, अगर वो 25-30% होता तो उसका माल बहुत ज्यादा बिकता, तो उसके पास जो इन्वेंट्री अगर है बाय द वे, तो वो इन्वेंट्री सब बिक चुकी होती, तो उसके लिए इन्वेंट्री ये खराब नहीं होती। अगर बाय द वे मुझे नहीं मालूम उसके पास इन्वेंट्री है या नहीं है,
अगर उसके पास इन्वेंट्री बची रहती है, पुराना माल है, तो वो सही नहीं है, बैड है इस प्रकार। तो कहने का मतलब यदि उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम है, वो कंपनी अपना माल बेच नहीं पा रही है, तो उसके पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री और तैयार माल की इन्वेंट्री है, तो वो इन्वेंट्री क्या होती है, बैड होती है। तो उसके पीछे सीधा सीधा कनेक्शन क्या है, ग्रोथ रेट का। अगर ग्रोथ रेट आपकी सही नहीं है और फिर भी आपके पास मैन्युफैक्चरिंग में माल है, तो वो इन्वेंट्री सही नहीं है। मैं आगे और बात करूंगा। तो ये बात समझ आ गई कि आपको इसी का सीजन या जो ठंडी वाली सीजन है, तो अब यहाँ से बंद हो चुका है। जब बंद हो चुका है तो इसमें कंपनियां क्या करेंगी, जिनका पेस ऑफ सेल्स हो, जैसे आदित्य विजन है और भी कई कंपनियां जो कि इस प्रकार के बिजनेस में है, तो वो यहाँ पर बनाकर क्या है, जैसे टीवी तो 12 महीने 300 दिन बिकता है, तो ऐसी चीजें उनको क्या करेंगे, वो बना बना के रखेंगे जब तक मार्च का महीना जब आ जाता है, मतलब जब तक ठंड रहेगी तब तक वो बना बना के अपने इन्वेंट्री रखेंगे। तो यदि मतलब इस प्रकार की जो कंपनियां जो एसी बनाती हैं, फ्रिज बनाती हैं, कूलर बनाती हैं, फैन बनाती हैं, अगर उनकी इन्वेंट्री आज से बढ़ना शुरू हो जाती है और उनकी इन्वेंट्री में बहुत सारा तैयार माल भी और रॉ मटेरियल भी, तो वो इन्वेंट्री सही है, मतलब वो गलत नहीं है। क्योंकि जैसे सीजन आएगा उधर गर्मी का, तो ये माल बिकना, क्योंकि गर्मी में जब आपके पास माल ही नहीं होगा, इन्वेंट्री में आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं होगा, तो बेचेंगे क्या, तो आपको इन्वेंट्री तैयार करनी पड़ेगी और इन्वेंट्री तैयार करके स्टॉक में रखना पड़ेगा। ये आपका करंट एसेट होता है, तो ये बैड नहीं होता। तो ये कंपनियां इन 2 क्वार्टर में क्या करेंगी, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में ये क्या करेंगे, माल तैयार करके रखेंगे। और जब क्वार्टर इनका मतलब जब मार्च के बाद जब अगला क्वार्टर आएगा, तब ये माल को अपना बेचेंगे। आपने देखा वो चाहे वोल्टास हो, इनका सबका जो स्टॉक है, जैसी गर्मी आती है ऊपर की तरफ भागने लगता है। क्यों भागने लगता है, क्योंकि उनकी इन्वेंट्री तैयार होती है और मार्केट में बेचते हैं, वो अपने डीलर को बेचते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ये बात क्लियर आपकी समझ में आ गई। तो इन्वेंट्री मतलब ये वाली इन्वेंट्री गलत मतलब बैड नहीं होती। और बैड कौन सी होती है, मैं आपको चाहे बैड वो होती है अगर किसी कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट गया और उसके पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है और उसका जो माल बना हुआ है वो भी पड़ा हुआ है और बिक नहीं रहा। इसका एक एग्जांपल और समझते हैं हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखें, जब ये 22 सितंबर से पहले जब जीएसटी कट नहीं हुआ था, तो इन पे जितनी बड़ी गाड़ियां थी, लग्जरी गाड़ियां थी, उन पे 28% क्या था, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, छोटी हो या बड़ी हो, सब पे 28% क्या था, जीएसटी था। तो जीएसटी था, जीएसटी होने के कारण अगर कोई गाड़ी 10 लाख की है, उसका एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख है, तो आप ये समझिए 2,80,000 की, तो वो 12,80,000 की तो गाड़ी पहले हो जाती है। और जब 12,80,000 की, तो उसकी वजह से और क्या होता है भाई, बाकी चीजें भी बढ़ जाती है। तो जब 12,80,000 टैक्स है उस गाड़ी पे, कहने का मतलब 1/4 मतलब 4/1 है, मतलब उसका 25% क्या है, मतलब उस गाड़ी का मूल्य के बराबर टैक्स है। तो इसमें बहुत दिक्कत हुई थी। इसमें क्या, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें इन्वेंट्री बढ़ गई थी, रॉ मटेरियल की तो इन्वेंट्री थी, जो तैयार माल है उसकी भी इन्वेंट्री बढ़ गई थी। अब इसमें पूरे हिंदुस्तान में 2 कंपनियां ऐसी थी जिनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ 22% से ज्यादा था। पहला था, आप बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा, और वो भी क्यों, एसयूवी के कारण। महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो ग्रोथ रेट थी, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ था, वो था 23-22% के लगभग। उसका सबसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा उसका ग्रोथ था, जिसकी वजह से उसके पास इन्वेंट्री नहीं थी और उसका माल बिका आराम से। दूसरा था टीवीएस। टीवीएस की अगर हम बात करें तो टीवीएस में आप देखेंगे कि टीवीएस में की जो ग्रोथ है, बाइक उसकी जो बिकती है, वो जो अफ्रीकन कंट्री में ज्यादा बिकती है, उसका प्राइस कम होता है। जब कम होता है तो हमें इंडिया में तो टीवीएस की बाइक को लोग पसंद नहीं करते, एक ही बाइक है जो सब पसंद करते हैं, जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, उसका नाम भूल गया मैं, अपाचे। अपाचे एक ऐसी गाड़ी है जो इंडिया में टीवीएस की बहुत ज्यादा बिकती है। बाकी जो उसकी गाड़ी है उसे लो मॉडल में माना है, लो प्राइस मॉडल। तो अफ्रीकन कंट्री में वो टीवीएस की डिमांड ज्यादा थी, तो उसका 23% उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ था। बाकी अगर कंपनियों की बात करें, टाटा मोटर्स हो चाहे हम मारुति की बात करें, तो मारुति की तो डिमांड इतनी चली गई थी जिसका कोई जवाब नहीं। उसका इन्वेंट्री इतना हाई हो गया, तो इनकी ईवी की गाड़ियां छोड़ दिया, तो नॉन ईवी की जितनी गाड़ी, पेट्रोल और डीजल हो, सबकी जो इन्वेंट्री इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इन्हें अपना ऐड देना पड़ रहा था, क्या, माल बेचने के लिए, इन्वेंट्री खाली करने के लिए। किसको, कार ट्रेड का नाम सुना होगा। कार ट्रेड का स्टॉक जो है, जब ये इसमें मतलब ग्रोथ चली गई थी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेंट्री बढ़ गई, तो अपने इन्वेंट्री बेचने के लिए इन्होंने क्या, कार ट्रेड को एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर दिया, तो उसका स्टॉक
भागता गया ऊपर की तरफ, लगातार भागा क्योंकि उससे पैसा आ रहा था एडवर्टाइजमेंट। और इधर ये क्या कर रहे थे कि डिस्काउंट पे माल अपना बेच रहे थे, इस प्रकार की कंपनियां डिस्काउंट दे रही थी। तो डिस्काउंट से होता क्या, मैं एक चीज बता दूं, डिस्काउंट देने से वॉल्यूम तो बढ़ता है लेकिन वैल्यू नहीं बढ़ता है। वैल्यू का मतलब प्राइस में डिस्काउंट किया आपने और वॉल्यूम तो बढ़ गया, लेकिन जो वैल्यू ग्रोथ है वो नहीं, मतलब क्या है, वॉल्यूम ग्रोथ तो हुई लेकिन वैल्यू ग्रोथ नहीं। वैल्यू ग्रोथ किससे आती है, क्वालिटी से। जो आपका प्राइस है उसमें कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं तो उससे वैल्यू ग्रोथ आता है। तो दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ, द वैल्यू ग्रोथ एंड वॉल्यूम ग्रोथ। अगर दोनों मर्ज हो जाते हैं, दोनों स्ट्रांग होते हैं, तो उस कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। जब ग्रोथ बढ़ जाती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो ये बात सही है, सेल्स बढ़ेगी तो इन्वेंट्री तो आपकी रहेगी नहीं। तो आप समझ गए होंगे, यदि किसी कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट जाता है या उसकी मार्केट में डिमांड कम हो जाती है तो उसका ग्रोथ कम हो जाता है। जब ग्रोथ कम हो जाता है तो आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाती है और इस प्रकार की बढ़ी हुई इन्वेंट्री खराब मानी जाती है। यह बात आप समझ लीजिए। अगर उसका कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ चला गया और इसकी इन्वेंट्री बढ़ रही है तो वो इन्वेंट्री खराब है। उसमें उसकी वजह से क्या होता है, और भी चीजें हो जाती हैं। उसमें जो जो रिसीवेबल है वो भी बढ़ जाता है। रिसीवेबल का मतलब उन्होंने गाड़ी कंपनी ने दे दी डीलर को और डीलर के बाद बिकी नहीं, और पहले वो पेमेंट देता था 1 महीने में, अब वो दे रहा है 6 महीने में। बोले माल बिकी नहीं रहा साहब, मैं क्या करूं। तो जब आपके रिसीवेबल भी बढ़ जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। उधर दूसरी बात क्या होती है कि जो आपका जो पेबल्स होते हैं, पेबल्स का मतलब जो आपने रॉ मटेरियल किसी से खरीदा वो तो पेमेंट आपको देना ही पड़ेगा ना। जब वो देना पड़ेगा तो उसका भी आपको टाइम बढ़ाना पड़ता है, किसी पे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। उसमें क्या होता है कि जो एफएमसीजी कंपनियां होती है, मतलब सॉरी एमएसएमई कंपनियां होती है जो बहुत सारी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काम करती है, तो उनका भी जो पेबल टाइम में वो भी ड्यूरेशन पड़ जाता है। जब ड्यूरेशन बढ़ता है पूरा बिजनेस साइकिल इफेक्ट कर जाता है। कहने वाला पैसा देर से कंपनी पहुंचता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती, फिर मतलब जो ऑपरेशन होता है बिजनेस का वो स्लो हो जाता है क्योंकि उसमें सारी चीज ड्यूरेशन में आ जाती है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए कि जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है इन्वेंट्री उससे डायरेक्ट कनेक्ट होती है। अगर किसी कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम है तो उसकी इन्वेंट्री बढ़ना मतलब स्वाभाविक है। जैसे ऑटो सेक्टर की बात बताना, जैसे आपके मारुति की इन्वेंट्री बढ़ी हुई थी, अब कितना बिक गया दीपावली में वो पता नहीं, बाकी आप देखेंगे तो इनकी इन्वेंट्री बहुत आई थी। अब बात करते हैं कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं एफएमसीजी की, अगर बात करो तो एफएमसीजी में एक स्टॉक जैसे कृषिवाल फूड है, उसका 69% के लगभग ग्रोथ रेट है और उसका पैट मार्जिन भी जबरदस्त है। तो उसकी इन्वेंट्री कहां होगी, वो तो माल बेच रहा है। अगर उसके पास इन्वेंट्री है तो ये समझ लो दैट इज द गुड साइन। अगर उसके पास माल है, स्टॉक है, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का और तैयार माल का, तो वो तो उसकी तो बल्ले बल्ले है, वो तो माल बेचने को तैयार है कस्टमर को, उसने मार्केट कैप को कैप्चर करा। दूसरी बात करें मरोरवा इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए अब हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिजल्ट आया, उसका कितना ग्रोथ है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ 2% आया। कितना आया, 2%। अब उन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट भी नहीं दिया, मालूम है H1 का रिजल्ट दिया, H1 FY26 को H1 FY25 से कंपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप कस्टमर को, जो इन्वेस्टर है, उसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। गुमराह नहीं करिए भाई, आप क्वार्टरली बताइए ना हमारा 2% उसका ग्रोथ आया है, हमारा पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कितना है, 2% है, तो उसे बताइए ना। आप उसका क्यों कंपेयर कर रहे हैं हाफ ईयर का, 6 मंथ का। H1 का मतलब होता है कि क्वार्टर के जो FY26 है उसके 6 मंथ पूरे हो चुके हैं, उसमें आप ग्रोथ दिखा रहे हैं 4%, 5%। और पेट ग्रोथ की बात करें तो 5% आ रहा है इनका पेट ग्रोथ। तो आप बताइए क्या इनका मार्जिन होगा, बताइए। और इनकी इबिटा की बात करें तो 110 पॉइंट मतलब बीपीएस पॉइंट और कम हो गया, डिक्लाइन हो गया, तो इसमें तो ग्रोथ है ही नहीं। बाकी कंपनी बढ़िया है, कंपनी में कोई दो राय नहीं। हाँ, लेकिन हमें ट्रैक करना चाहिए। ट्रैक क्यों करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अभी सेल्स नहीं आई है। जो जीएसटी कट हुआ, लोग जीएसटी के चक्कर में लोग बावड़े हुए जा रहे थे, कह रहे थे जीएसटी कट हो गया, आप कोई भी स्टॉक भागने लगे। ऐसा नहीं होता है। जीएसटी कट से जो स्टॉक की ग्रोथ रेट बढ़िया थी पहले थी और बाद में बढ़िया, वही स्टॉक भागेंगे, उन्हें उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है, कौन सी इन्वेंटरी गलत हो सकती है। अगर मान के चलो अब हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, उसका ग्रोथ रेट कितना, क्वार्टर में एनुअल ग्रोथ की बात करें तो 2% आया, उसका पैट ग्रोथ कितना 4% है, 5%। तो आप इससे समझ सकते हैं ईबिटा उसका माइनस में, तो पैट मतलब ग्रोथ तो है ही नहीं। और एक चीज बताओ, जो वॉल्यूम ग्रोथ है ना फ्लैट है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ उसमें, मतलब जर्क नहीं है उसमें, बिल्कुल भी फ्लैट चल गया है। तो जब फ्लैट है वॉल्यूम तो वैल्यू ग्रोथ तो मतलब ही नहीं होता। तो इस प्रकार की कंपनी माल तो सभी बनाती होगी, एफएमसीजी हर चीज बनाती है, क्रीम लेके बाकी एफएमसीजी सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो सारे प्रोडक्ट बनाती है तो उनके पास क्या होगा बताओ, उनके पास होगा उनकी इन्वेंट्री तैयार, रॉ मटेरियल भी ज्यादा होगा और इन्वेंट्री भी ज्यादा होगी। जब इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो ऐसी इन्वेंट्री बैड होती है।
वो गुड नहीं होती। अगर हम कहें कि भाई जो कृषिवाल फूड के पास इन्वेंट्री है तो वो, अब जैसे नेस्ले इंडिया की बात करें, नेस्ले का ग्रोथ रेट नहीं आ रहा था पिछले क्वार्टर में, मतलब ग्रोथ रेट बिजनेस अपडेट जब आया तो उसका ग्रोथ डबल डिजिट में आ गया। अब आप उसके स्टॉक को देखिए, वो धीरे से ऊपर को चलने लगा। क्यों चलने लगा? क्योंकि पहले उसका ग्रोथ रेट नहीं था, अब उसमें ग्रोथ आ गया। जब ग्रोथ आता है तो उसकी इन्वेंट्री अगर बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, इन्वेंट्री है तो माल तभी तो बेचेगा इन्वेंट्री में। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कोई स्टॉक अगर इन्वेंट्री बढ़ गया तो आप अरे भाई स्टॉक खराब नहीं, अगर उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़िया, इन्वेंट्री भी ज्यादा बढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का 2% और उसका इन्वेंट्री बढ़ा हुआ तो दैट इज द इन्वेंट्री बैड इन्वेंट्री। जैसे मारुति की बात करें, मारुति का जो सेल्स ग्रोथ है वो और कम है और इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है तो दैट इज बैड। महिंद्रा की बात करें, उसका ग्रोथ रेट 22% के लगभग है, मतलब ज्यादा है, तो उसके बाद इन्वेंट्री है, दैट इज द गुड। दूसरी बात करें आइसर मोटर की बात करें, आइसर मोटर में अगर हम रॉयल एनफील्ड की बात करें तो इस क्वार्टर में उनका जो बिजनेस अपडेट आया था 43% उसका ग्रोथ रेट है एनुअली। तो अगर मान लो उसके पास रॉयल एनफील्ड की इन्वेंट्री रहती ज्यादा तो दैट इज द गुड, क्योंकि 43% उसका रॉयल एनफील्ड का जो बिजनेस है वो मार्केट में ग्रोथ कर रहा है, माल में गाड़ी बिक रही है। अगर उसके पास इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल उसकी इन्वेंट्री है तो दैट इज द गुड साइन, क्योंकि उसका ग्रोथ ज्यादा है। तो ये आशा करता हूं कि मेरी जो बात है आपको समझ आ गई होगी कि इन्वेंट्री को हमें पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ से जोड़ के देखना चाहिए। तो कौन सी इन्वेंट्री गलत हो सकती है और कौन सी इन्वेंट्री बैड, मतलब अच्छी हो सकती है। तो हर इन्वेंट्री बढ़ी हुई बैड नहीं होती है। अगर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ के साथ अगर किसी की इन्वेंट्री बढ़ी हुई है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे तैयार माल हो, दैट इज द गुड। यदि किसी कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम है, जैसे किसका, जैसे हम बात करें मारुति, या जैसे हम बात करें HUL, या और भी कंपनी ऐसी हो सकती है, जैसे काइटेक्स इंडिया की बात करें तो उसका भी ग्रोथ नहीं आ रहा है, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका ग्रोथ नहीं है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी इन्वेंट्री जो बढ़ती है वो अच्छी है, कौन सी खराब है। तो आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको जो अंडरस्टैंडिंग है इन्वेंट्री को एनालिसिस करने की जो कैपेसिटी होगी वो और ज्यादा बड़ी होगी। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो मैं तो चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी आने वाला वीडियो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कोई वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई कमेंट हो तो वो भी कर सकते हैं आप, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।